पढ़ेंगे प्रस्तावना। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अधिक से अधिक। आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो विश्वास है कि लगभग सारे क्वेश्चंस आप पकड़ पाएंगे। एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, जेपीएससी, पीसीएस, किसी दूसरे स्टेट का, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, तो आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर से मिलाइए तो लगभग हर क्वेश्चन आप जानेंगे। तो आप लास्ट तक देखिए वीडियो को, देखिए कितना नया चीज भी सीखने को आपको मिलेगा। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम कि ये जो प्रस्तावना है हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है। तो ये प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विश्व का पहला देश जिसने अपना संविधान लागू किया वो अमेरिका ही है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रस्तावना भी जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन इसमें जो भाषा यूज की गई है, लैंग्वेज जो यूज किया गया है, वो भाषा ली गई है कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से, तो जवाब हमारा अमेरिका होगा या कहें यूएसए। लेकिन वही बोला कि लैंग्वेज, भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तब हम कहेंगे क्या? ऑस्ट्रेलिया। ठीक। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि ये जो प्रस्तावना है वो किस पर आधारित है। तो देखिए, हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके थे कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा, मतलब जिस सभा ने संविधान का निर्माण किया, उसके सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने बताया था कि भारत को हम किस तरह देश, माने किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, नेचर क्या होगा, और उसी का परिवर्तित रूप जो है संविधान का प्रस्तावना बना। ठीक है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में जो बोला था उसी का परिवर्तित रूप यहाँ पे प्रस्तावना बना। ठीक है। चलिए, अब ऐसा नहीं है कि केवल संविधान में ही प्रस्तावना होती है। आप कोई बुक भी पढ़ेंगे तो बुक के स्टार्टिंग में, शुरू में देखिएगा प्रस्तावना लिखा होता है। प्रस्तावना या कभी कभार 2 शब्द या कभी कभार लेखक की कलम से लिखा रहता है। उसमें देखिए क्या लिखा रहता है, तो संक्षिप्त में परिचय लिखा रहता है बुक में। और उस संक्षिप्त परिचय में क्या चीज मेंशन किया रहता है, तो उस संक्षिप्त परिचय में मेंशन किया रहता है कि इस बुक का पर्पस क्या है। तो ठीक उसी तरह से ये प्रस्तावना क्या है, तो संविधान का एक संक्षिप्त परिचय है। इस संक्षिप्त परिचय में मेंशन किया गया है कि भारत का नेचर कैसा है, दैट मीन्स भारत किस प्रकार का देश है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ मेंशन किया गया है कि भारत किस प्रकार का देश है। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक। इसके अलावा इसमें मेंशन किया गया है कि संविधान का क्या उद्देश्य है, हम किस तरह की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं भारत में, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब 3 तरह के न्याय। उसके बाद क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, मतलब ये सभी हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हमारे क्या है? उद्देश्य हैं संविधान के। ठीक। इसके अलावा और भी हैं, आप इस पूरे को एकदम लाइन बाय लाइन याद रखिए। यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपका क्रम पूछ देता है कि कौन से शब्द किस क्रम में आए हैं, पूछ देगा कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है, कितने प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है क्या नहीं है। तो इसको एकदम कंठस्थ कर लेना जरूरी है। इंग्लिश वाले भी याद कर लीजिएगा, हम नोट्स में इंग्लिश इसका प्रोवाइड कर देंगे और जब अभी हम समझाएंगे तो हर वर्ड का इंग्लिश बताएंगे। ठीक है। चलिए, एक चीज और है यहाँ पर जो कि स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हम भारत के लोग, और लास्ट पूरा पढ़िए और फिर देखिए लास्ट में क्या लिखा है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दैट मीन्स कौन अंगीकृत करता है इस संविधान को? तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अंगीकृत किया। यहाँ पर लिखा अधिनियमित। अधिनियमित का मतलब होता है उसको प्रभावी बना देना। ठीक है, उसको जो है वो प्रभावी बना देना, उसी को क्या कहेंगे? अधिनियमित। अधिनियमित को इनेक्ट कहेंगे इंग्लिश में, और अंगीकृत को एडॉप्ट कहेंगे इंग्लिश में। तो ये एडॉप्ट और इनेक्ट। और यहाँ पर क्या लिखा? आत्मार्पित। आत्मार्पित माने अपने आप को देना। यहाँ पर इंग्लिश में भी वही लिखा, गिव टू आवर सेल्फ। तो यहाँ पर देखिए कि संविधान को अपनाया किसने, किसने प्रभावी बनाया? तो हम कहेंगे हम भारत के लोगों ने बनाया। ठीक। और आप जानते होंगे कि हमारे देश में जितने भी अंग हैं,
उदाहरण के लिए कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या फिर विधायिका हो, तो उन सभी को अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है? हम लोग पढ़े हैं कि वे सभी संविधान के दायरे में रह करके कार्य करते हैं। तो उन सभी को अपना अधिकार प्राप्त होता है संविधान से। मतलब संविधान सबसे ऊपर है, कोई भी संविधान से बाहर जाकर नहीं कार्य कर सकता। अब यहाँ पर देखिए कि ये संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है, कौन इसको अपनाया है? तो अपनाया है हम भारत के लोगों ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो संविधान है वो अपना अधिकार, अपना प्राधिकार, अपना अथॉरिटी कहाँ से प्राप्त करता है? तो हम कहेंगे हम भारत के लोग से प्राप्त करता है, भारत की जनता से प्राप्त करता है। अब कुछ लोग सोचेंगे ये कैसे होगा सर? आप सोच करके देखिए, हमारे संविधान का हमारे देश में महत्व है। क्यों है? क्योंकि मैंने उसे अपना लिया है। अमेरिका के संविधान का यहाँ कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अमेरिका के संविधान को हमने नहीं अपनाया है। इस संविधान को हमने अपनाया है तो ये संविधान प्रभावी बन गया। दैट मीन्स इस संविधान को एक तरह से कह सकते हैं वैल्यू, प्रभाव, या कह सकते हैं एक तरह से जान कौन दिया इसमें? भारत की जनता ने अपनाया, तभी तो इसका वैल्यू है। तो इसलिए हम कहेंगे कि संविधान अपना जो अथॉरिटी है, अधिकार, प्राधिकार जो कहेंगे, वो प्राप्त करता है भारत की जनता से। तो ये भी ध्यान रखना है। कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सर्वोच्च सत्ता किसकी है, सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर संविधान, और संविधान के ऊपर भी भारत की जनता, तो सबसे ऊपर भारत की जनता होगी। ठीक है, समझ गए इसे? चलिए, अब इसके महत्व को देखते हुए संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। की कुंजी क्यों कहा जाता है? जिस तरह से आप कुंजी की सहायता से, की सहायता से, चाबी की सहायता से खोल के अंदर का सारा चीज आप देख सकते हैं कि अंदर में क्या क्या चीज है, उसी तरह से आप प्रस्तावना को पढ़ करके समझ सकते हैं कि आगे संविधान में अंदर में क्या क्या चीज होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है धर्म की जो है आपको स्वतंत्रता है, तो आगे जरूर आपका कहीं ना कहीं तो मेंशन किया होगा ना आगे संविधान में, जहां पे धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई होगी। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक आपका धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। मतलब आगे क्या लिखा है उसका अंदाजा आपको इसको पढ़ करके पता चल जाएगा। तो आगे का चीज यहाँ से हम जान सकते हैं। तो एक तरह से की तरह ही है, चाबी की तरह ही है, इसलिए क्या कहा गया इसको? की। ठीक, इसके अलावे इसको कहा जाता है संविधान की आत्मा। आत्मा क्यों? क्योंकि अधिकतर विद्वान मानते हैं कि ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और सबसे महत्वपूर्ण भाग को ही कह दिया जाता है क्या? आत्मा। जिस तरह से हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा, हार्ट। उसी तरह से संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भाग है प्रस्तावना, इसलिए इसे क्या कहा गया? संविधान की आत्मा। ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। लेकिन यदि हम कहें भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 जो है संविधान की आत्मा है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है? आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन दोनों दे देता है, तो आप ध्यान रखिए क्या पूछा है। संविधान की आत्मा पूछा, प्रस्तावना कहेंगे, लेकिन यदि बोलेगा कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है, तब हम आर्टिकल 32 कहेंगे। ध्यान रखिएगा, अक्सर गलती कर जाते हैं, और ये यूपीपीसीएस में 2015 में क्वेश्चन पूछ चुका है, और हम जो बताए कॉन्सेप्ट उसी से आंसर किया गया है। ठीक है, तो मेरी बातों को एकदम आप ध्यान से सुनिए, हम क्या क्या आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हम हर चीज मेंशन कर दे रहे हैं कि एग्जाम में आपको किस तरह से जो है वो परेशानी आ सकती है, वो परेशानी आपको ना आए, इसलिए एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक है, वैसा कोई टीचर आपको हर चीज नहीं एक्सप्लेन करके बताता कि क्या ऑप्शन रहेगा एग्जाम में, क्या करना है नहीं करना। एक चीज बताएगा, एक चीज छोड़ देगा। बहुत लोग तो एक चीज भी नहीं बताते, हम हर चीज लगभग कवर करेंगे। ठीक, तो ये चीज समझ पाए। अब चले आते हैं कि यहाँ पे जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हैं, इन वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भारत किस प्रकार का देश है। तो यहाँ पर ये सभी संपूर्ण प्रभुत्व है, समाजवादी है, इन सब का क्या मतलब है एक करके समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, भारत को बोला गया है कि भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। इसका क्या मतलब होता है? यदि कोई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, या शॉर्ट में संप्रभु भी कह सकते हैं, इंग्लिश में सॉवेरिजन, तो इसका मतलब होता है कि वो देश आंतरिक मामले में माने अपने इंटरनल मैटर में, और बाह्य मामले में माने एक्सटर्नल मैटर में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे भारत की बात करें तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संप्रभु राष्ट्र है। तो भारत अपने आंतरिक निर्णयों और बाह्य निर्णयों को लेने में स्वतंत्र है। भारत पर किसी विदेशी सत्ता का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए सभी प्रकार के डिसीजन भारत खुद ले सकता है। आप देखे होंगे अभी चाइना से विवाद चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे
कि क्या डिसीजन ले, नहीं डिसीजन ले, वो भारत सरकार खुद जो है वो निर्धारित कर रहा है, खुद डिसीजन ले रहा है। ठीक है, तो हर एक प्रकार के डिसीजन चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, भारत खुद ले सकता है। ऐसा देश कहलाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बताइए, जिस समय हम लोग गुलाम थे, क्या उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थे? नहीं, क्योंकि उस समय डिसीजन तो ब्रिटिश सरकार लेता था, तो उस समय नहीं थे। लेकिन जब हम आजाद हो गए तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन गए, है कि नहीं? अब हम किसी के गुलाम नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, समाजवादी। तो ये वर्ड अपने आप में काफी व्यापक है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। समाजवादी एक विचारधारा है, इसको पूरी तरह समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ कोशिश कर रहे हैं समझाने का। देखिए, समाजवादी में क्या होता है, तो दो चीज ध्यान रखिए। एक तो समाजवादी में होता यह है कि जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, जिससे उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उस पर पूरे समाज का अधिकार होता है। या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि सरकार का अधिकार होता है, क्योंकि सरकार का अधिकार मतलब पूरे समाज का अधिकार। सरकार मतलब पूरे समाज का। आप देखते होंगे गांव में आपके सरकारी स्कूल है, तो पूरे समाज का है। ठीक है, तो जितने भी उत्पादन के साधन है उस पर सरकार का या कहें समाज का अधिकार होता है। या तो डायरेक्ट सरकार का अधिकार होगा, नहीं तो सरकारी कंपनियां होंगी। पहली बात। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे समाज के हर वर्ग, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी वर्ग के लोगों को जो है वो हितों को ध्यान में रखा जाता है। सभी वर्ग, कोई भी वर्ग हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वही होता समाजवादी में। ठीक है, कोई अमीर गरीब नहीं। और सरकार का कोशिश भी रहता है कि ये जो अमीर गरीब की जो खाई है उसको किसी तरह से खत्म किया जाए। ठीक है, तो जो गैप है उसको भी, असमानता जो है उसको भी खत्म करने की कोशिश करती है सरकार। ठीक, तो ये आपका समाजवादी हुआ। और विशेष हम लोग पढ़ेंगे जब इकोनॉमी में, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कुछ देश पूंजीवादी होते हैं, कुछ देश समाजवादी होते हैं। जैसे अमेरिका की बात करें तो पूंजीवादी है, हमारा भारत संविधान के अनुसार समाजवादी है। लेकिन ध्यान यहाँ ये भी रखिएगा कि व्यवहार में इंडिया क्या समाजवादी है? सोचिए, क्या केवल सरकारी कंपनियां हैं इंडिया में? नहीं, प्राइवेट कंपनियां भी हैं। तो इंडिया जो है आपका मिश्रित है। कहने का मतलब यहाँ पूंजीवादी के भी गुण हैं और समाजवादी के भी गुण हैं। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों है यहाँ पे। सो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, फ्रांस की तरह। ठीक है, अमेरिका चले जाएंगे तो वो प्योर पूंजीवादी है। भारत समाजवादी संविधान के अनुसार, लेकिन व्यवहार में आपका मिश्रित है। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा, भारत में किस तरह की व्यवस्था है, तो हम कहेंगे मिश्रित। लेकिन कहेंगे प्रस्तावना में क्या मेंशन किया गया, तो प्रस्तावना में मेंशन किया गया है, भारत को घोषित किया गया है समाजवादी। समझ पाए इसे? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है आपका पंथ निरपेक्ष। ध्यान रखिए, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष दोनों लगभग सेम है, और दोनों का ही इंग्लिश जो होता है वो सेकुलर होता है। ठीक है, सेक्युलर। अब हिंदी में थोड़ा सा लोग अंदर समझ लेते हैं। पंथ माने समुदाय होता है, ग्रुप, और धर्म तो समझते ही हैं। संविधान में है क्या कि धर्म निरपेक्ष वर्ड को नहीं शामिल किया गया, क्योंकि आप जानते होंगे कि धर्म काफी संवेदनशील मामला है। तो लोग हो सकता है कि कुछ विवाद खड़ा कर दे, तो उस विवाद से बचने के लिए जो संविधान सभा के मेंबर थे उन्होंने बोला कि इस वर्ड को न लिखा जाए, पंथ निरपेक्ष को लिखा जाए। ठीक है, वैसा है लगभग दोनों एक ही चीज। ठीक है, बस नेगेटिविटी से बचने के लिए इसको न शामिल करके पंथ निरपेक्ष। यदि ऑप्शन में दोनों दे देता है, पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष, तो आपको करना पड़ेगा पंथ निरपेक्ष। इंग्लिश वाले में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में तो सेकुलर ही लिखा होगा। ठीक है, चलिए, तो पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है पंथ निरपेक्ष होने का मतलब? तो इसका मतलब होता है कि जो सरकार है वो धर्म के मामले में, पंथ के मामले में निरपेक्ष है। मतलब सरकार ना तो किसी धर्म के खिलाफ है, ना तो सरकार किसी भी धर्म का समर्थन करती है। यदि हम बात करें पाकिस्तान की, तो वो पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष नहीं है, इस्लामिक राष्ट्र है। बात करें इजराइल की, तो वो भी जो है वो आपका धर्म निरपेक्ष नहीं है। वहां पे यहूदी राष्ट्रीय धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम राष्ट्रीय धर्म है। लेकिन भारत की बात करें तो कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। धर्म के मामले में यहाँ की सरकार जो है वो निरपेक्ष है। हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पहले तो आप लोकतंत्र समझिए, फिर गणराज्य देखते हैं। देखिए लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोक का मतलब होता है जनता, और जहां जनता का तंत्र हो वही क्या हुआ आपका लोकतंत्र। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, डेमो जहां भी आया ना कि जनता हो जाएगा, लोक हो जाएगा। तो लोक का तंत्र है, दैट मीन्स जनता का तंत्र है, जनता का शासन है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा इस रूप में दी है। किस रूप में? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मतलब जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। माने जनता का शासन है, जनता शासन चलाती, हर चीज जनता है। ठीक है, जनता ही सर्वे सर्वा है, सबसे ऊपर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि
कि जो लोकतंत्र है उसके दो रूप देखने को मिलते हैं, एक आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक आपका जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, तो जनता डायरेक्ट शासन चलाती है, जनता जो है वो डायरेक्ट शासन चलाती है, खुद से शासन चलाती है, जनता भागीदार होती है शासन चलाने में। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, तो जनता डायरेक्ट नहीं चलाती, तो कैसे चलाती है, तो जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जो है वो शासन चलाती है। जब जनता जो है अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जो है वो शासन चलाती है। यहाँ पे जनता का प्रतिनिधि की बात करें तो जैसे एमपी हो, एमएलए हो, तो वो जनता के प्रतिनिधि ही है। तो जनता खुद नहीं बल्कि प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाती है। आप समझ गए होंगे कि भारत में किस तरह की व्यवस्था है, ये वाली है या ये वाली है। तो आप सोच लीजिए, क्या आप कभी शासन में भागीदार हुए? नहीं, आपके प्रतिनिधि ना शासन चला रहे हैं, एमपी एमएलए वही ना सीएम पीएम बन रहे हैं। तो हम कहेंगे भारत में कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आप बोलिएगा क्या सर कहीं पे क्या ये वाला भी है क्या प्रत्यक्ष? तो है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में कोई भी जब डिसीजन लिया जाता है ना, तो उसके लिए पहले जो है वहां पे जनमत संग्रह रेफरेंडम कराया जाता है और उसी अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं हुआ। तो भारत में ये वाली सिस्टम नहीं, ये वाली सिस्टम है। ठीक है। वैसे जब हम पढ़ेंगे आगे चल करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, तो वहां पर एक चीज आता है आपका ग्राम सभा। और ये ग्राम सभा जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। हम लोग आगे आएंगे तो देखेंगे उसको, अभी इंतजार करिए। अब इस लोकतंत्र को समझ गए होंगे। ठीक है। अधिकतर देश अभी जो है वो लोकतांत्रिक ही हैं। दैट मीन्स वहां पे लोकतंत्र है। जैसे अमेरिका की बात कर लें, ब्रिटेन की बात कर लें, भारत की बात करें, तो ये सभी क्या है, लोकतांत्रिक देश हैं। ठीक है। आप पाकिस्तान की बात करें, ठीक, चीन लोकतंत्र नहीं है। ठीक है। चलिए, अब ये गणराज्य जो लिखे थे उसका क्या मतलब, देखिए गण का भी मतलब पीपल ही होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ अलग है। इंग्लिश में रिपब्लिक लिखेंगे। ये गणराज्य क्या होता है, देखिए गणराज्य का मतलब होता है जहां पे राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का जो हेड है वो कोई एक निर्वाचित व्यक्ति होगा। ठीक है। राष्ट्र का हेड कौन होगा, कोई एक इलेक्टेड व्यक्ति होंगे जो चुनाव में जीतेगा, वो राष्ट्र का हेड बनेगा। हमारे देश की बात करें तो राष्ट्र का हेड कौन है, तो राष्ट्रपति, नाम में ही है, राष्ट्र के वो पति हैं। ठीक है। राष्ट्र के क्या है, वो पति हैं। तो हमारे देश में जानते होंगे राष्ट्र के पति क्या होते हैं, तो चुने जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं। अब बोलिएगा राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं भाई, तो इंतजार करिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग, एमपी एमएलए चुनते हैं। ठीक है। तो जो चुने इलेक्टेड होते हैं, वंशानुगत नहीं है, जैसा कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में क्या है, तो ब्रिटेन में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, वहां की जो महारानी होती है वही राष्ट्र की प्रमुख होती है, और ये इलेक्टेड नहीं होता। तो क्या होता है, वंशानुगत। दैट मीन्स ये महारानी है, आगे आने वाले दिनों में इसी के फैमिली से ही कोई महारानी मतलब हेड बनेगा और ये चलता रहेगा। लेकिन क्या हमारे यहाँ ऐसा है कि आज रामनाथ कोविंद है और अगली बार उसके पुत्र या उसी के ही फैमिली से कोई बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। और ब्रिटेन में क्या है, तो उसी के फैमिली से ही बनेगा। ठीक है। तो क्या ब्रिटेन को आप गणराज्य कहेंगे, तो ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। हालांकि ब्रिटेन लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। क्यों है, नहीं है, क्योंकि वहां राष्ट्र का जो प्रमुख है महारानी, वो चुना नहीं जाता। हमारे यहाँ राष्ट्र के जो प्रमुख है राष्ट्रपति, वो चुने जाते हैं। सो हमारे यहाँ गणराज्य है, लोकतंत्र तो है ही। समझ पाए दोनों में अंतर। और अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इन दोनों में डिफरेंसेस हैं कई। चलिए, अब कोई पूछे आपसे ये कि क्या हमारे देश में कोई भी व्यक्ति राष्ट्र का प्रमुख बन सकता है, क्या बन सकता है भाई। जो भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, योग्यता को जो फुलफिल करता है, पूरा करता है, वो बन सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यताएं होती है, हम लोग जब आएंगे तो पढ़ेंगे उसको। तो ये इस वर्ड को समझ पाए, गणराज्य। तो और जो वर्ड है प्रस्तावना में कॉम्प्लिकेटेड, उसको समझते हैं। एक और आप देखिए, वहां पर हम लोग न्याय की चर्चा किए थे, और 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि समाज में लिंग के आधार पे या फिर जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी के साथ समान व्यवहार होंगे। दैट मीन समाज में कोई ऊंच, कोई नीच, कोई ऊपर नीचे, अमीर गरीब कोई नहीं रहेगा। तो सामाजिक न्याय मतलब नो भेदभाव। ठीक है। आर्थिक न्याय का मतलब होता है, दो इसका मतलब होता है। एक तो मतलब होता है कि अर्थ के आधार पे, दैट मीन्स धन के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, और दूसरा इसका मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेस हैं उस पर सभी का समान अधिकार प्राप्त होगा। और इस वर्ड को यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वेट करिए, जब हम लोग पढ़ेंगे नीति निषेध तो वहां पर मिलेगा, फिर समझाएंगे।
चलिए ठीक। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या था हमारा, राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। राजनीतिक अधिकार में दो चीज आएगा, क्या आएगा, एक तो आएगा चुनाव लड़ने का अधिकार, आप चुनाव लड़ सकते हैं, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और दूसरा होता है मत डालने का अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार में एक चुनाव लड़ने का अधिकार और एक मत या कहें वोट डालने का अधिकार। तो सभी को ये अधिकार है, बशर्ते कोर्ट आपको जो है वो मतलब अयोग्य घोषित न कर दिया हो। ठीक है, यदि नहीं घोषित किया तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। हाँ, उम्र होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए ना कम से कम वोट डालने के लिए। पहले ये उम्र 21 वर्ष था। फिर 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से जो उम्र सीमा है वोट डालने की, वो 21 से घटा के कर दिया गया क्या, 18। अब यदि 18 वर्ष या उससे अधिक है तो आप मत डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये न्याय हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये जो न्याय की चर्चा है हमारे संविधान में, वो कहाँ से लिया गया न्याय। ठीक है, न्याय। तो ध्यान देखिए, केवल ये वर्ड की बात करें कि ये जो न्याय वाली बात की गई है, तो ये लिया गया है रूस की क्रांति से। न्याय वाली बात जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, लेनिन के नेतृत्व में। ठीक, चलिए। उसके बाद एक और वर्ड है, वहीं पे आप देखे होंगे, बंधुता, है ना, बंधुता बढ़ाने के लिए। तो इस बंधुता की बात करें यदि, तो इसको इंग्लिश में फ्रेटर्निटी कहेंगे और नॉर्मल वर्ड में कह सकते हैं भाईचारा। ठीक है, इसका मतलब होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। दैट मीन्स सौहार्द बना करके रखेंगे, हार्मोनी बना करके रखेंगे, समाज में वैमनस्यता नहीं होगी। ठीक है, हम सभी भाई भाई की तरह मिल करके रहेंगे। ठीक है, तो बंधुत्व का मतलब वही होता है, सभी के साथ मिलजुल करके भाई भाई की तरह रहना, वही आपका कहलाएगा बंधुता या बंधुत्व। ये वर्ड कहाँ से आया है, तो ये वर्ड जो संविधान में है वो लिया गया है फ्रांस की क्रांति से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रांस की क्रांति से ली गई है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1 लिखिए और 7, 8, 9 लगातार। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1, 7, 8, 9 1789 ईस्वी में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो लगभग कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जो थे वो यहाँ पे कवर हो चुके हैं। एक वर्ड और है यहाँ पर, आप देखिएगा, अखंडता था। अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, अखंडता। देखिए, खंड, खंड माने बांटना, डिवाइड करना, और अखंड माने आप बांट नहीं सकते, बांट नहीं सकते। ठीक है, तो भारत जो है वो अखंड है, अखंडता आपको सुनिश्चित करनी है। संविधान भी जो है वो भारत की अखंडता को सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब भारत का कोई खंड ना करे। ठीक है, आप देखते होंगे कि कई बार जो है वो कुछ संगठन डिमांड करते हैं कि हमको अलग देश बना दिया जाए, अलग देश बना दिया जाए। यदि अलग देश बने तो भारत की अखंडता तो खत्म हो जाएगी ना, खंड हो जाएगा तो अखंडता खत्म, फिर विभाजन हो जाएगा। जैसा कि अंग्रेजों के पहले था, अंग्रेजों के समय था, अंग्रेजों के समय या जब हिस्ट्री पढ़ते तो वहां पे क्या था, भारत खंड खंड था। लेकिन क्या आज भारत खंड खंड है, नहीं, पूरा भारत एक है। इसलिए कहते क्या है, आज भारत अखंड है, पूरा भारत एक है। सुविधा के लिए जरूर राज्यों में बटा है, लेकिन सभी भारत के ही अंग हैं। तो भारत अखंड है और इस अखंडता को सुनिश्चित करता है हमारा संविधान। अब यहां पर हम लोग एक चीज देखेंगे कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है, संविधान का पार्ट है या नहीं है। ध्यान रखिए, इसमें 2 केस है महत्वपूर्ण। एक है बेरूबारी मामला, ठीक है, केस का नाम है 1960 ईस्वी में आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम, यहाँ बनाम जो लिखते हैं उसका मतलब होता है वर्सेस, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट जो है अपने इस डिसीजन को पलटते हुए बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसमें बोला नहीं है और इसमें बोला है। ठीक है, और इसमें यह भी बोला गया कि आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, वैसे संविधान में कहीं भी संशोधन करना हो तो वो आर्टिकल 368 ही जो है वो कह सकते हैं इजाजत देता है संविधान में संशोधन करने की। तो बोला कि आर्टिकल 368 के तहत जिस तरह से हम बाकी हिस्सों को संशोधित कर सकते हैं उसी तरह से प्रस्तावना को भी संशोधित कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट नहीं होना चाहिए। ये मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा आगे होगी, अभी आप ये 2 केस ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और वैसे ये वाला केस मौलिक अधिकार से भी जुड़ा हुआ है, तो आगे आएगा मौलिक अधिकार तो वहां भी उसकी चर्चा होगी। अभी फिलहाल ये दोनों ही केस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए, और शायद कुछ ऐसा यहाँ से छूट नहीं रहा है,
और आप नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा। बाय द वे यदि कुछ छूटा हो तो वहां से आपका जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है। एक चीज लास्ट में यदि देखा जाए तो लास्ट में आप देखिएगा कि वहां पर 26 नवंबर 1949 दिया गया है कि इस तारीख को जो है वो हम संविधान को क्या किए हैं, अंगीकृत किए हैं, एडॉप्ट किए हैं। ध्यान रखिए, अंगीकृत किया किसने, तो भारत के लोगों ने संविधान सभा के माध्यम से, क्योंकि भारत के लोग तो वहां गए नहीं थे संविधान बनाने ना, संविधान बना कौन रहे थे, संविधान सभा के लोग। तो भारत के लोगों ने अपनाया जरूर है लेकिन संविधान सभा के माध्यम से। ठीक है। और इसी तारीख को जो है अपना लिया गया और वहां पर देखे होंगे इसी तारीख को अधिनियमित हो गया है, इनेक्ट हो गया है। और हम लास्ट दिन पढ़ चुके हैं कि कुछ अनुच्छेद जो है वो इसी तारीख को लागू हो गया था, 26 नवंबर को कुछ अनुच्छेद, लगभग 15 अनुच्छेद। और फिर संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो इसकी चर्चा की जा चुकी है पहले। लास्ट दिन हम एक आपसे क्वेश्चन भी पूछे थे कि संविधान का विचार, संविधान का कॉन्सेप्ट देने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो वो ब्रिटेन होगा। ध्यान रखिएगा, संविधान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, ब्रिटेन ने। लेकिन वही आपसे पूछे कि लागू करने के मामले में, तो संविधान लागू किया सबसे पहले अमेरिका ने। समझ पाए, संविधान हो और संविधान के अनुसार शासन चले, इस कॉन्सेप्ट को देने वाला पहला देश कौन है, ब्रिटेन। लेकिन जब बात आई लागू करने की तो अमेरिका ने पहले लागू किया और संविधान लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, आपका अमेरिका है। ठीक है। तो ये लगभग हुआ और कुछ वर्ड जो है उसको आगे हम चर्चा करेंगे। आप लोग शेयर करिए वीडियो को अधिक से अधिक, आपका सहयोग जरूरी है, तभी इसको हम लोग लंबे समय तक कंटिन्यू रख पाएंगे।